आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट प्रैक्टिस पेपर पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट में लास्टेस्ट 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 30 क्वेश्चंस में आपको पता होगा आपके नए एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन करेंगे ताकि आपका लेवल जो है कॉम्बिनेशन बन सके और A to Z आपकी तैयारी हो सके। 30 में 30 लाना है तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, सभी लोगों को ज्वाइन करना है यहाँ पर। और सभी को पता है 90 प्लस क्वालिफाइड चाहिए अंक, तो 90 प्लस तो आप लोगों को आराम से आएंगे। बस एक चीज़ ही करना है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करना, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। और जब तक 25 प्लस का स्कोर आप ना आए तो अपने आप को सेफ मत समझिए। जब प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 25 प्लस का स्कोर जाने लगेगा तो आप समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और 30 में से कितना स्कोर है ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। पिछली बार पूछा गया प्रश्न था एडुसैट को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको सभी लोग पता होगा इसरो से, ठीक है, अंतरिक्ष से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको भी ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो एडुसैट को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया सभी लोग कमेंट कीजिए। 19, 2001, 2004, 2007 हो सकता है। ये तीनों ऐसे नाम हैं जो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप में से। तो एडुसैट को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया है, सभी लोग बताइए। पिछली बार आया हुआ प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। एडुसैट को दोस्तों 2004 में प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? 2004 को। और प्रश्न आता है कि एडुसैट के उपग्रह का वजन कितना था। तो लगभग दोस्तों ये आपके 1950 kg। जी हाँ दोस्तों, 1950 kg के आसपास कह सकते हैं। और इसे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? 20 सितंबर 2004 को, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव निर्मित पर्यावरण होगा? पहाड़ होगा, समुद्र होगा, सड़क होगा, ज्वालामुखी होगा, सभी बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे मानव निर्मित पर्यावरण की बात की जा रही है। तो मानव निर्मित पर्यावरण यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए, पहाड़, समुद्र, ज्वालामुखी ये तो प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाएगा। तो मानव निर्मित सभी लोग जानते हैं, सड़क तो बनी बनाई नहीं मिलती, हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, अच्छी सड़कें बनानी है तो बनी बनाई नहीं मिलती। तो सड़क यहाँ पे मानव निर्मित के ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में भ्रमण का आयोजन करके मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पर्यावरण ये में पेडागोजी में एक प्रश्न आएगा भ्रमण से रिलेटेड। भ्रमण से एक प्रश्न पेडागोजी में पूछा ही जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग पर्यावरण पढ़ा रहे होंगे तो पर्यावरण के शिक्षक कहलाएंगे। तो पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप जब भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य करते हैं तो क्या होना चाहिए आपका कि आनंद की अनुभूति और भ्रमण कराना, बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया की एक रास्ता का बदलना, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। याद रखिएगा, आपके फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को भ्रमण की बात की जा रही है, क्योंकि जिसका पेपर दे रहे हैं अगर नहीं दिया है, प्राइमरी है, मिडिल है, क्या है, तो आपको प्राइमरी समझ के ही ऑप्शन को ध्यान देना है। और ये गलतियां अक्सर आप लोग कर देते हैं, यही चीज़ें नहीं करना है। माइंड की मेमोरी में एक एक पॉइंट्स को सेव कर लीजिएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में अगर भ्रमण का आयोजन कर रहे हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक शिक्षकों के लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है सक्रियता होनी चाहिए, अर्थात सक्रिय अधिनियम अनुभव उपलब्ध कराना। क्योंकि बच्चे जाएंगे तो डायरेक्टली देखेंगे, तो कहते हैं ना, आँखों देखा हुआ हाल, आँखों देखा हुआ बच्चे नहीं भूलते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये भी प्रश्न पिछली बार आपके एग्जाम में पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है। जी हाँ साथियों, फास्फोरस का, पोटेशियम का, एल्युमिनियम का या जिंक का होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के कारण या उसके परिणाम स्वरूप किस तत्व का मिट्टी से अधिक जो है अवशोषण हो जाता है। तो सभी लोग जानते हैं वह तत्व आपका एल्युमिनियम है। जी हाँ,
अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला है कि एल्युमिनियम तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण हो रहा है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छा। सभी लोग फीडबैक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी लोगों को कमेंट करना है। और जैसे बार हाथ जोड़कर सभी शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा। तो चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का जीवन काल क्या है, सभी लोग बताइए। अनंत वर्षों तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष या 7 वर्ष तक, सभी लोग बताइए। जिनको नहीं पता है तो धैर्य से सुनिएगा, अंदाज़ा भी लगाइए, कोशिश कीजिए कि आप कितने लकी हैं, आपका अंदाज़ा सही लग रहा कि नहीं लग रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो यही करके आते हैं। अभी आजमाइए। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का जीवन काल क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर का जीवन काल होता है वह 7 ईयर्स का होता है। जी हाँ, 7 वर्ष का होता है। जी हाँ, सटीक प्रक्षेपण और मिशन प्रबंधन ने नियोजित 1 वर्ष के बजाय लगभग 7 वर्षों का जो है जीवन सुनिश्चित किया है। पहले 1 वर्ष का था, लेकिन 1 वर्ष के बजाय उन्होंने क्या किया, 7 वर्षों का लंबा जीवन जो है सुनिश्चित किया। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न आता ही आता है, आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी दिवस पूछ लिया जाए तो दिवस का ऑलरेडी आपको चैनल में जाए इंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जो सारे दिवस का मैंने एक कंप्लीट लेक्चर दिया है, वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। इंड स्क्रीन पर आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 22 मार्च, 10 फरवरी, 8 दिसंबर। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हो अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, पानी क्या है? व्हाट इज वाटर? अक्सर कहीं भी जाओ पानी, पानी के बगैर कुछ नहीं है। तो पानी जो होता है, वाटर है, वह पूर्ण विषारक है, पूर्ण अवशोषक है, परावर्तक है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पानी कई रूपों में होता है, हर वस्तु में है, तो मतलब पानी क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहने का सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन याद रखिए, अगर नहीं आ रहा ना, हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता, तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं साथियों। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? फ्रॉम वेयर सैटेलाइट डाटा इन रिसीव इन इंडिया? श्रीहरिकोटा, पोखरण, जम्मू में, हैदराबाद में। तो भारत में सैटेलाइट डाटा जो है कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, सभी लोग बताइएगा। तो क्या वह हैदराबाद है? सभी लोग बताइए, हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करें अगले प्रश्न की। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया, रिपीट हो सकता है। आइए जानते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत स्विच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है? मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन या बैकेलाइट? सभी बताइएगा ध्यान साथियों। विद्युत स्विच जो होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड की जो बटन होती है, क्यों लैपटॉप की कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड नहीं, केवल बोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसे हम बोलते हैं। तो विद्युत स्विच बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है या उपयुक्त होता है, वह होता है बैकेलाइट प्लास्टिक। क्या होगा? बैकेलाइट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी घटक है? बकरी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी? तो खाद्य जाल से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ये आप जानते हैं, हर बार पूछा जाता है। कोई भी प्रश्न आएगा, लेकिन एक प्रश्न आएगा, तो ये प्रश्न एक आपका पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये बनना चाहिए। तो सभी प्रश्नों को कंबाइन करेंगे। तो मांसाहारी घटक मतलब लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी बकरी को भी खा सकती है, खरगोश को भी खा सकती है, तो मांसाहारी हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कह सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अगर इसी तरह तापमान वृद्धि होती रहेगी तो इसका परिणाम क्या होगा? हिमशिखरों में हिम पिघलेगा, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठेगा, सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं भैया, जब तापमान में वृद्धि होगी तो हिमशिखर को पिघलेंगे, हिमशिखर पिघलेंगे तो समुद्रों का जल स्तर भी उठेगा। ठीक है, तो सागर तटीय जो भाग हैं, जो सागर के आसपास राज्य हैं, उनके जो किनारा है समुद्री तटीय, वो क्या होंगे? जलमग्न होंगे, बाढ़ होगी, वहाँ पे डूब जाएंगे। तो ये सभी जो है पृथ्वी में तापमान निरंतर वृद्धि का परिणाम, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा।
अगला प्रश्न है कि एक बच्चा इंटरनेट पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखता है और अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पर नोट्स बनाता है। किसमें? एमएस वर्ड में। जब आप टाइप करेंगे तो एमएस वर्ड में। तो इस मामले में आईसीटी उपकरण के निम्नलिखित में से कौन से पहलू सक्रिय होंगे? ये पिछली बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या वह पहलू सूचनात्मक उपकरण होगा, रचनात्मक होगा या संचार उपकरण होगा? अब नीचे कूट वाले ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन सा आपको सही करना है, ये भी आप लोगों को बताना है और फीडबैक करना है, ठीक है। चलिए, सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, एक बच्चा जब इंटरनेट पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखता है और अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पर नोट्स बना रहा है, तो इस मामले में आईसीटी उपकरण से जो पहलू हमारा सक्रिय होता है वह सूचनात्मक उपकरण और रचनात्मक उपकरण दोनों में होगा। संचरण नहीं होगा, ये याद रखिएगा, संचरण नहीं होगा। बाकी सूचनात्मक और क्या क्या हो जाएंगे? सूचनात्मक और रचनात्मक दोनों चीज़ें किस में दी गई हैं? देखेंगे पहला ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। बाकी सभी प्लेलिस्ट बनाई गई है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया पात्रता परीक्षा का, इसके साथ प्रीवियस का सारे क्लासेज का एक बार विजिट कीजिए प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न है, आकलन को उनके उद्देश्य के आधार पर जितने भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भागों में? जो आकलन होते हैं ये संभावित प्रश्न है पेडागोजी का, याद रखिएगा। ईवीएस का पेडागोजी, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है कि आकलन को उनके उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब आप बोलेंगे कौन कौन से सर? तो पहला आता है अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम निर्माणात्मक आकलन कहते हैं। दूसरा होता है अधिगम का आकलन, जिसे हम संकलनात्मक आकलन कहते हैं। और तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, जिसे हम प्रमाणिक आकलन कहते हैं। तो निर्माणात्मक, संकलनात्मक और प्रमाणिक आकलन, ये 3 आकलन हैं जो आपके उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? सभी बताइएगा। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखिए, बांध से प्रश्न आएगा या का नेशनल पार्क से प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय उद्यान। 2 ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न आएगा, 2 में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाखड़ नागल बांध की बात करेंगे तो ये पंजाब में है, सभी लोग जानते हैं। भाखड़ नागल बांध जो है यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर पूछा जाए कि भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वह भाखड़ा नागल बांध है। यह बांध पंजाब के राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी पहला है और दूसरा है, ये भारत का दूसरा जाता है। टिहरी हमारा प्रथम आता है और दूसरा हमारा ये भाखड़ नागल बांध आ जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में प्रदूषण वृद्धि, ध्वनि में प्रदूषण वृद्धि, जल में प्रदूषण वृद्धि या उपरोक्त सभी होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वह आपके वायु प्रदूषण पर भी पड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण पर भी पड़ेगा, जल प्रदूषण पर, यानी कि वायु, ध्वनि, जल, ये तीनों प्रदूषण पर पड़ेगा औद्योगिकीकरण का, उपरोक्त सभी। सभी कमेंट करते रहिए, तैयारी जारी रखिए और सभी लोगों को पता है फॉर्म अप्लाई कीजिए, प्रिपरेशन में लग जाइए। वर्षा मापन की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेन मेजरमेंट? यूनिट भी पूछी गई थी पिछली बार, तो वर्षा का पूछा जाए, भूकंप का पूछा गया, कोई भी एक पैमाना यूनिट पूछी जाएगी। तो वर्षा मापन की इकाई क्या है, सभी लोग बताइए। लीटर, मिलीमीटर वर्ग या किलोमीटर प्रति सेकंड? देखिए, वर्षा का जो मापन हो जाता है वह मिलीमीटर में होता है, दूध पानी का लीटर में होता है, ठीक है। और जो स्पीड होती है वह किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सघन और आकार में बड़ी होती है? ग्रामीण बस्तियाँ, उपनगरीय बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ, अर्धनगरीय बस्तियाँ। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी बस्ती है जो सघन और आकार में बड़ी बस्ती कहलाती है? तो वह कहलाती उपनगरीय बस्तियाँ। एक और होता है ग्रामीण बस्तियाँ। देखिए, ग्रामीण बस्तियाँ जो पूछी जा सकती हैं, संभावित प्रश्न है, तो ग्रामीण बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सघन होती है, दूसरा होता है प्रकीर्ण। किस प्रकार से? सघन और प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं ग्रामीण बस्तियों के रूप में देखा जाए तो। अगला, कटाव किसे कहते हैं? व्हाट इज द इरोजन? मृदा के अपरदन को, जलाशयों में वाष्पन को, बालू के बहाव को, वृक्षों के जल के अवशोषण को। कटाव मतलब अपरदन। कटाव का संबंध किससे? अपरदन से। ये तो सिंपल सा है, सभी लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न।
पेडागोजी का प्रश्न है कि आपकी कक्षा का छात्र जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है तो आपकी क्या कोशिश होगी। देखिए मेरे सभी प्यारे में, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आपकी कक्षा का ऐसा बच्चा है जो जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, तो आपकी क्या कोशिश करेंगे। उसे कक्षा से बाहर कर देना, तो ये तो पेडागोजी में नेगेटिव होगा। उसे जल की उपयोगिता समझाना, ये हो सकता है। उसके अभिभावकों को सूचित करना, तो अभिभावक से सूचित करने से बच्चा नहीं पढ़ने लगेगा। उसे चार्ट, मॉडल, भ्रमण द्वारा जल संसाधनों के महत्व की जानकारी देना, ये बेस्ट ऑप्शन है। उसे क्या करना है, चार्ट दिखाइए, मॉडल दिखाइए, भ्रमण कराइए, जो जल संसाधन है उनकी महत्व की जानकारी दीजिए, तो जल के महत्व को बच्चा समझ पाए। डी ऑप्शन आप बेहतर तरीके से बच्चा जो है, जब आप अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा। अगला है, प्रश्न दिया गया है कि गंगा का उद्गम कहाँ है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा। ऋषिकेश, गुड़मेश्वर, गंगोत्री, भीमबोरा। गंगा मतलब एक जो हमारी संस्कृति है ना, संस्कृति से एक प्रश्न आएगा। कोई मूर्ति पूछ लिया जाए, कोई मंदिर पूछ लिया जाएगा, कोई ठीक है, कोई नदियों, ये गंगा हमारा का एक धार्मिक, यानी धार्मिक से एक प्रश्न आएगा, धार्मिक जो संस्कृति है। तो गंगा का उद्गम जो माना जाता है वह हमारा गंगोत्री। गा से गंगा, गा से गंगोत्री, याद रखिएगा। हो सकता है आप में से किसी का नाम भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया। ये संभावित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। स्पेस से अगर प्रश्न आएगा तो ये संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से कि चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2020 को, 24 जनवरी 2019 को, 22 जुलाई 2019 को, या 12 फरवरी 2022 को। तो आप सभी लोग जानते हैं चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया, चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV MK3 M1 पर लॉन्च किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, GSLV MK3 M1 पर लॉन्च किया गया। अगला जो प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। 2003, 5, 9 या 1993। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अगर पूछा जाएगा तो कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया दोस्तों। जी हाँ, 2005 में बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आप लोगों को करना है कि आर्थिक विकास के लिए मानव भूमि प्राप्त हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है। किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए मानव भूमि प्राप्त हेतु। वन विनाश, पहाड़ी भूमि समतल करता है, मैदानों में कृषि करना बंद करता है, गहरी खाइयों में भरना बंद कर देता है। देखिए आर्थिक विकास के लिए जो होता है, मानव भूमि प्राप्त हेतु क्या करते हैं, वन विनाश करते हैं। किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए वनों को काटते हैं। पेड़ पौधे काटेंगे तभी तो विकास होगा। आर्थिक विकास करेंगे, कुछ न कुछ चीज़ें होंगी वहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, तो पेड़ पौधे काटेंगे। तो मानव भूमि प्राप्त हेतु ये सब चीज़ें, वन का विनाश सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाए। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धनता से क्या तात्पर्य है। जीवन स्तर न्यूनतम होना, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध न होना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त न करना। तो निर्धनता से तात्पर्य पूछा जा रहा है। निर्धनता से तात्पर्य होता है न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त न कर पाना, उसे ही निर्धनता बोला जाता है। अगला, NCF 2005 ने किस शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोगों का सुझाव दिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे 1, 2, 4, 5 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो NCF 2005 किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि NCF 2005 जो है जिन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम का प्रयोग सुझाव देता है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है और अमूर्त से अमूर्त की ओर भी है, अर्थात उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह फीडबैक करते रहिए और अंत में सभी को बताना है 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। साथियों अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है। आपका कोई टॉपिक दे दिया गया, पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण में आर्थिक सांस्कृतिक संसाधन ये दोनों चीज़ें नहीं, कि सबसे पर्यावरण मतलब क्या, हमारे चारों तरफ का आवरण, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे पढ़ाना होगा? सभी लोग बताइए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि 2009 के अनुसार अगर देखा जाए प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऐसे हम देखते हैं किसी विद्यालय में बच्चे जो प्राइमरी होते हैं अपना कार्य कर रहे होते हैं और जो सर हैं, मैडम हैं, जो टीचर हैं अपने मोबाइल में लगे रहते हैं या किसी से, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मेरा निवेदन है। बच्चों को पढ़ाइएगा, ज्ञान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के मानचित्र पर लिखा है स्केल फर्स्ट सेंटीमीटर 1100 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? एक स्केल का मतलब है 1100 मीटर, उसमें से 15 सेंटीमीटर दिया गया, अनुमान होता है, पैमाना होता है, तो उसकी वास्तविक दूरी 16.5 किलोमीटर होगी, 1.65 किलोमीटर होगी, 1650 या 16,500 किलोमीटर। देखिए 1100 मीटर यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच 15 सेंटीमीटर है तो कहीं ना कहीं 16.5 किलोमीटर ऑप्शन इन बीच की वास्तविक दूरी हो जाएगी। आई होप सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 प्रश्न बचे हुए हैं आपके कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता। शिक्षण की कमियों की पहचान, शिक्षार्थी की ग्रेड और रैंक, शिक्षार्थी की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थी का व्यवहार और अनुशासन। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं किया जाता, यानी ये आपको पता होना चाहिए क्या शामिल किया जाता है। देखिए शिक्षण की कमियों को पहचान, शिक्षार्थी की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थी के व्यवहार का अनुशासन, इन तीनों को जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल होता है। लेकिन शिक्षार्थी का ग्रेड और रैंक जो है यह पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में शामिल नहीं होता। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठियाँ एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालय शिक्षा? सभी लोग बताइएगा। इतना टफ नहीं आएगा जितना आप लोग समझ रहे हैं, इस बार थोड़ा इजीली होगा क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम टफ होगा। तो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठी, सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए। फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरी है। और सभी प्लेलिस्ट यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जल्दी आपके प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर भी आने वाले हैं, तो तैयारी में लग जाइए अभी से और इसी वक्त से, क्योंकि आपका सपना, आपकी तैयारी, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।